यूनिवर्सिटीज वॉर जोन में बदल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। तो 1971 से आज तक ये देश आवामी लीग वर्सेस बीएनपी पार्टी की लड़ाई, मिलिट्री रूल और अनस्टेबल डेमोक्रेसी के बीच झूलता आ रहा है। दोस्तों, एक देश जहां पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और सरकार गिर गई, वहां के प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा। फिर देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है एक नोबेल पीस प्राइज विनर को। उससे उम्मीद की जाती है कि वो देश में शांति, समृद्धि और स्टेबिलिटी लाएगा। पर दोस्तों, हुआ एकदम इसका उल्टा। इकोनॉमी गिरने लगी, माइनॉरिटीज पर अटैक होने लगे और रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का एक खौफनाक रूप पूरी दुनिया ने देखा। दोस्तों, ये रियलिटी है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि बांग्लादेश की इस हालत का क्या कारण है। दोस्तों, 5 अगस्त 2024 से पहले बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार थी, जिसको लीड कर रही थी शेख हसीना। शेख हसीना की सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया जिसमें उन्होंने 30% से ज्यादा रिजर्वेशन 1971 के फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों को दिया। और इस बिल के आते ही स्टूडेंट्स और आम लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनको ये समझ आ गया कि इस बिल के बाद उनका एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर लगभग खत्म हो सकता है। दोस्तों, इस बिल को अपोज करने के लिए स्टूडेंट्स शांति से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जवाब में उनको क्या मिलता है? लाठीचार्ज, फायरिंग और ब्रूटल क्रैकडाउन। दोस्तों, यूनिवर्सिटीज वॉर जोन में बदल जाते हैं और स्टूडेंट्स के साथ इतनी मारपीट की जाती है कि कईयों को अपनी जान गंवानी पड़े। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट एक कोटा प्रोटेस्ट के नाम से कहलाता है और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट एक रेवोल्यूशन में बदल जाता है, जिसको नाम दिया गया जुलाई रेवोल्यूशन। दोस्तों, इस रेवोल्यूशन के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा और इसके बाद आर्मी और एलिट्स ने मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण किया। इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर बनाया गया नोबल लिटरेट मोहम्मद यूनिस को। इनसे उम्मीद थी कि ये देश में शांति लाएंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन दिलाएंगे, साथ ही साथ देश की इकोनॉमी को संभालेंगे। दोस्तों, लेकिन इनकी सरकार इन तीनों ही फ्रंट पर नाकामयाब रही। दोस्तों, ये सिर्फ एक कोटा या लीडर का इशू नहीं है, ये पूरे सिस्टम का इशू है। बांग्लादेश के इंस्टीट्यूशंस काफी कमजोर हैं। जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, पुलिस और इवन बैंकिंग सिस्टम पर पॉलिटिकल और मिलिट्री का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। दोस्तों, 1971 से आज तक ये देश आवामी लीग वर्सेस बीएनपी पार्टी की लड़ाई, मिलिट्री रूल और अनस्टेबल डेमोक्रेसी के बीच झूलता आ रहा है। बांग्लादेश में फेयर इलेक्शंस हो सके, इसके लिए एक समय पर केयर टेकर गवर्नमेंट का सिस्टम था, लेकिन जैसे ही आवामी लीग रूल में आई, उन्होंने इस केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम पे ही बैन लगा दिया, जिसके चलते बांग्लादेश की आवाम का गुस्सा और बढ़ गया। और यही गुस्सा दोस्तों 2024 में कोटा प्रोटेस्ट के टाइम पर ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, एक वक्त था जब बांग्लादेश को एक सक्सेसफुल नेशन का टैग मिला हुआ था। 6% की ग्रोथ, चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट गारमेंट एक्सपोर्टर कंट्री थी और टेक्सटाइल के सेक्टर में लाखों की जॉब्स अवेलेबल हुआ करती। लेकिन आज सिचुएशन कुछ और ही है। दोस्तों, पॉलिटिकल रायोट्स के चलते बांग्लादेश में आज केवल 3 से 3.5% की ग्रोथ रह गई है। इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले 40 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। दोस्तों, कई एनालिस्ट ऑलरेडी वार्न कर चुके हैं कि अगर बांग्लादेश में इसी तरह की पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बनी रही तो आने वाले कुछ सालों में 3 मिलियन से ज्यादा लोग इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करेंगे। दोस्तों, इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दलदल का सबसे बड़ा नुकसान बांग्लादेश की
माइनॉरिटीज और वल्नरेबल कम्युनिटीज को हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो शेयर इंडिपेंडेंस के टाइम पर 20% से ज्यादा हुआ करता था, वो आज केवल 8 से 9% रह गया है। उसकी मेन वजह यही है, या तो माइग्रेशन, या डिस्क्रिमिनेशन, या टारगेटेड वायलेंस। दोस्तों, रिपोर्ट्स और ग्राउंड स्टोरीज के अकॉर्डिंग मंदिरों को तोड़ना, दुकानों में लूटपाट, हिंदू परिवार के घरों को जलाना, हिंदू परिवारों पर डायरेक्ट अटैक की जो रेट है वो डेंजरसली इंक्रीज हुई है। दोस्तों, इसी के चलते हाल ही में एक दर्दनाक केस सामने आया है, जो कि है दीपू चंद्र दास का। ये एक गारमेंट फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम किया करते थे। इन पर झूठा ब्लास्फेमी का केस लगाकर इनको सबसे पहले मारा पीटा गया, और फिर पेड़ से बांधकर दोस्तों जिंदा जला दिया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो एकदम झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। यही नहीं दोस्तों, ढाका जैसे शहर में इस्कॉन के मंदिरों पर ऑर्गेनाइज्ड हमले हुए। मेहरपुर की इस्कॉन सेंटर को बुरी तरीके से जलाया गया, भगवान की मूर्तियों को तोड़ा गया। इस्कॉन चाउमौनी के मंदिर को भी अटैक किया गया, तोड़ा गया, जहां पर 2 डेवोटीज की हत्या भी की गई और उसमें कई लोग इंजर्ड हुए। दोस्तों, ये तो सिर्फ कुछ ही केस थे। खोकुन दास, अमृत मोंडल और ना जाने कितने हिंदुओं को या तो मारा पीटा गया या जिंदा जला दिया गया। और दिसंबर 2025 में एंटी हिंदू स्लोगन्स, माइनॉरिटीज पर हमले और न जाने कितने केसेस एक साथ देखने को मिले। इसी बैकड्रॉप में बीएनपी के लीडर तारिक रहमान वापस आए हैं, जिन पर पहले भी टेरर लिंक्स के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को इंक्लूसिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उनकी पॉलिटिक्स एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से कुछ अलग नहीं है। आज भी बांग्लादेश में हिंदुओं को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी हमारी तरफ से कोई भी ज्यादा आवाज नहीं उठा रहा है। ना बॉलीवुड के बड़े स्टार्स, ना क्रिकेटर्स और ना मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग इस समस्या को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जबकि यही लोग गाजा और पैलेस्टाइन और वेस्ट के इश्यूज को तुरंत प्रायोरिटी देते हैं और अपने सपोर्ट कैंपेन्स चालू कर देते हैं या प्रेस स्टेटमेंट्स देने लगते हैं। लेकिन इस केस में कोई भी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठा रहा है। दोस्तों, इसलिए हमारा सवाल सिंपल है, क्या भारत सरकार को बांग्लादेशी सरकार से स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं करनी चाहिए कि वहाँ के हिंदुओं और माइनॉरिटीज़ को फुल प्रोटेक्शन मिले? क्या दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन के बेसिस पे, डिप्लोमेसी के थ्रू, ट्रेड और कनेक्टिविटी के लिवरेज के थ्रू इंडिया प्रेशर नहीं बना सकता कि मंदिरों पर हमले, पोस्ट माइग्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन और टारगेट किलिंग को तुरंत रोका जा सके? दोस्तों, इवन इंटरनेशनल लॉ के अंदर रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, फैक्ट फाइंडिंग डेलीगेशंस, यूएन और रीजनल फोरम्स पर इशू उठाना, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को ह्यूमन राइट्स से लिंक करना, ये सब लेजिटिमेट टूल्स हैं जो किसी भी रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी के पास होते हैं। और इन सब का यूज करके हम इन इश्यूज पर कंट्रोल पाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं और वहाँ की सब माइनॉरिटीज का दर्द सरकार तक पहुँचना चाहिए, तो सिर्फ एक काम करिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, इंडिया मस्ट स्पीक फॉर हिंदूज इन बांग्लादेश।